तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलियासिंग हेडिंग के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसके बहुत सारी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये ऐसा ना हो, मतलब कि ऐसा कब होता है एक्चुअली, जब भी एक की फ्रीक्वेंसी यानी एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर दूसरी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, जैसे अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, अगर जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है वो एफ नॉट ली है, तो अगर 2 पाई एफ नॉट यानी कि जो भी सैंपल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ नॉट का अगर आप जो है कोई भी k टाइम्स मल्टीपल यानी कि k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, अगर जो है किसी सिग्नल के आर्गुमेंट में, तो वो आपको डिजिटाइज करने के बाद सेम ही नजर आएगा या डिस्क्रिटाइज करने के बाद सेम नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि 2 पाई एफ नॉट इंटू के, ये जो चीज है, ये जो आपके पास चीज आएगी, जैसे पीछे अभी करके भी हटे हैं कि 2 पाई का जब भी आप इंटेग्रल मल्टीपल जो है ऐड करते हो तो एंगल यानी आर्गुमेंट जो है चेंज नहीं होता। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल ऐड करने के बाद कोई शेप में फर्क नहीं पड़ता, जो भी साइन कोस वेव फॉर्म्स वगैरह है, इवन जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वेव फॉर्म्स है, चाहे कोसाइन है, कोसिकेंट है, कोई भी टेंजेंट है, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमें यही क्लियर होता है कि आपके पास जब भी आपको सैंपलिंग करनी हो तो सैंपलिंग करने के पहले आपको एक एंटी एलियासिंग फिल्टर लगाना पड़ता है। तो एंटी एलियासिंग फिल्टर क्या करता है कि उन फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट कर देता है इनपुट में से कि जो एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर हों और जो अपने आप को सेम दिखाने की कोशिश करती हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो इस कारण से हमेशा ही एक लो पास फिल्टर आप लगा के इन फ्रीक्वेंसीज को आप जो है अपने जो मतलब कि रीजन है जिसमें आप स्टडी करना चाहते हो उस रीजन को सेव कर सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसीज आपको डिस्टर्ब ना करें। अदरवाइज वो सिग्नल भी जो जिस रेंज में आप स्टडी करना चाहते हो उस रेंज के बाहर के सिग्नल हैं, लेकिन अपने आप को दिखाएंगे आके कि हम इसी रेंज के सिग्नल हैं। तो ये एलियासिंग, जैसे कई बार दो लोग जो है अपना जो है सेम नाम रख लें, राहुल मान लिया नाम रख लें, लेकिन एक्चुअल जो है एक मान लिया राहुल है या एक रहीम है या कोई दूसरा नाम है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस कारण से ये जो प्रॉब्लम है ये रियल लाइफ में तो है ही, ये यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल्स में। इसको हम कभी डिटेल में भी करेंगे, एक लेक्चर आएगा आगे, उसमें हम थोड़ा इसको डिटेल से भी करेंगे। तो अभी तो जस्ट इतना था कि आपके पास डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं एनालॉग सिग्नल्स यानी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी की जो सेपरेशन है वो एफएस से हो या एफएस के इंटेग्रल मल्टीपल से हो, एफएस में सैंपल फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल से हो, तो वो डिस्क्रिटाइज करने के बाद सेम हमें सीक्वेंसेस देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे एक एग्जांपल और हम स्टडी करते हैं। तो मैंने लेक्चर जो 1.2 था उसमें मैंने एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की बात की थी। तो उसमें अगर मैं अब जर्नल में एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बात करूं तो मान लिया ये कोई सिग्नल है x ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो जो मैंने 1.1 में बात की थी तो वहां पे मैंने e की पावर में n रखा था, क्योंकि यहाँ पे जनरल में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे a की वैल्यू e भी हो सकती है, तो वो एक पर्टिकुलर केस था। लेकिन आप अगर जनरल में एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को सीक्वेंसेस को दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू a रियल रखी जाए, लेट्स पुट द वैल्यू 2, अगर हम a की वैल्यू 2 रख दें
और n की वैल्यू तो आपको पता है कि आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी रेंज डिसाइड करते हो कर सकते हैं। तो इजी करने के लिए मैं मान लिया 0, 1 और 2 अगर रखता हूं n इक्वल टू इतना, तो n इक्वल टू जब मैं 0 रखूंगा तो a की पावर 0 यानी कि 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 आएगा। तो ये 1 आ गया मान लिया। तो फिर उसके बाद 1 रखेंगे a की पावर 1 यानी 2 की पावर 1, तो आपके पास जो है 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया, सपोज करें यहाँ पे ये 2, ये n इक्वल टू 0 के ऊपर, ये n इक्वल टू 1 के ऊपर, मान लिया ऐसे बना देता हूँ। चलो उसके बाद 2 रखेंगे यानी 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो आपके पास थोड़ा जगह कम है, चलो मान लिया कुछ ऐसे आ जाएगा n इक्वल टू 2 के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये तो राइजिंग है, बढ़ते जा रही है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरह की एक्सपोनेंशियल जो सीक्वेंस हैं ये बेकार हैं, मतलब कि कहने का मतलब इनको कंप्यूटर में डील करना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ेगा तो ये आपके सिस्टम को अनस्टेबल करने लगेंगी। कैसे? क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है तो नेचुरली है एक टाइम ऐसा आएगा आप इनको हैंडल नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपने थोड़ा भारतीय दर्शन में आप देखें तो जैसे कि आपने वास्तु पुरुष का नाम सुना होगा कि जब आप नया घर बनाने से पहले वास्तु पुरुष की जो है स्थापना करते हो, पूजा करते हो, तो वास्तु पुरुष भी कुछ ऐसे ही बढ़ने लगा था, ठीक है। तो उस टाइम देवताओं ने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करके फेंका था, तो जिससे वो पृथ्वी के ऊपर अभी एस्टेब्लिश्ड है। तो जिस डायरेक्शन में उसका मुंह है या जिस डायरेक्शन में उसके पैर हैं और जिस डायरेक्शन में उसकी कोहनियाँ वगैरह हैं, तो उनको देख के ही जो है आप घर के अंदर अपने डिफरेंट जो पोर्शन है बनाते हो कि बाथरूम किधर बनाना चाहिए, स्टोर किधर बनाना चाहिए, खिड़की किधर लगनी चाहिए वगैरह वगैरह, मान लो कि। तो यानी वो भी एक साइज से ज़्यादा जब बढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो ऐसी चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, ये आपके किसी काम की नहीं होती। तो ये जो बढ़ती बढ़ती चीज़ें हैं तो ये एक दिन इन्फिनिटी बन जाएंगी, यानी बहुत बड़ी बन जाएंगी। और इन्फिनिटी पे जाके जो है ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये तो बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव बन सकती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव बन सकती हैं। इन्फिनिटी में उनका अपना जो कोई करैक्टर है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं जस्ट एक पॉइंट को समझाने के लिए, तो सपोज करते हैं आपके पास इन्फिनिटी कोई नंबर है, काफी बड़ा नंबर है, चलिए। तो इन्फिनिटी में आप 1 ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी ही आएगा, और 2 ऐड करते हैं तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। ओके। अब अगर मैं इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करता हूं तो इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप चालाकी करते हैं। तो सपोज करें कि इन्फिनिटी में से 1 माइनस करते हैं तो इन्फिनिटी ही आएगा, 2 माइनस करते हैं तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये कहना मुश्किल है कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करने के बाद क्या आएगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर है इसको स्टडी करना, यानी इन्फिनिटी की विसिनिटी में जाके इस तरह की प्रेडिक्शन करना, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो इस कारण से वहां पे बिहेवियर कैसा होगा चीजों का, तो वो तो विजुलाइज करना भी काफी मुश्किल काम है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अभी मैंने कहा कि आपके पास ये जो इस तरह के एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस हैं ये इस तरह की हम नहीं लेते, तो इसलिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है आप ऐसा नंबर कोई नहीं लोगे कि जो कि आपको एक्सपोनेंशियली राइजिंग सीक्वेंस मिले। हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉलिंग ले सकते हो, तो a की वैल्यू कितनी लें कि एक्सपोनेंशियली फॉलिंग आपको सीक्वेंस मिलने लगे, मान लिया 1/2, यानी 1 से कम। आप अगर 1 से कम लोगे, या ये कह सकते हो -1 और 1 के बीच में अगर लोगे, यानी अगर मॉडुलस ऑफ a लेस देन 1 लोगे, तो उस केस में जो आपके पास सीक्वेंस है वो डिकेइंग बनेगी, यानी ऐसे बनेगी, डिकेइंग सीक्वेंस बनेगी। तो इस तरह की सीक्वेंसेस तो ली जाती हैं, डिकेइंग सीक्वेंसेस को सिग्नल्स में लेते हैं।
ओके। तो लेकिन ये मैंने बात बताई कि ए अगर आप रियल लें, लेकिन अगर आप जो है इमेजनरी ले लें ए को, तो ए को इमेजनरी लेने का मतलब जैसे कि आप ई रेस्ट पर जे थीटा, यहाँ पे ए को आप पुट करें आर इंटू ई रेस्ट पर जे थीटा, जो कि एक इमेजनरी नंबर है, और उसकी पावर एन करें, तो आपके पास ये क्या मिलेगा। आप चाहे तो इसको यूलर थ्योरम से खोल सकते हैं। ये जो एन है ये यहाँ आ जाएगा आर रेस्ट पर एन ई रेस्ट पर जे थीटा एन, और इसको खोलने के बाद जो बनेगा, जरा बनाता हूं, तो इसको एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करके आपको मिलने वाला है आर रेस्ट पर एन, वो तो है ही पहले ही बाहर, तो ई रेस्ट पर जे थीटा एन को एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको कोस ऑफ थीटा एन प्लस जे साइन ऑफ थीटा एन, थीटा एन। तो ये आपको मिलेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये किस तरह की सीक्वेंस है, ये तो साइनोसॉइडल सीक्वेंस है। इसलिए एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में अगर ए इमेजिनरी हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो साइनोसॉइडल बन जाती है। तो ये तो एक अच्छा रिजल्ट है, यानी ए के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जो सीक्वेंस है वो साइनोसॉइडल होगी, और साइनोसॉइडल सीक्वेंस की एक खासियत है कि वो रेपिटेटिव होती है। तो इसलिए अगर ए कॉम्प्लेक्स हो जाए तो सीक्वेंस रेपिटेटिव हो जाती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज करें, यानी आपको प्रूव करना है कि डेल्टा एन इज गिवन बाय यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे डेल्टा एन क्या है ये हम कर चुके हैं, लेक्चर 1.1 में हमने किया था कि डेल्टा एन इज कॉल्ड यूनिट सैंपल सीक्वेंस। तो ये तो एक यूनिट सैंपल सीक्वेंस है, और वो कैसी होती है देखने में कि वो n इक्वल टू 0 के ऊपर 1 होती है, बाकी सब जगह पे 0 रहती है। ये तो है यूनिट सैंपल सीक्वेंस। और ये है यूनिट, UN का मतलब है यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो ये देखने में कैसी होती है, तो इसको प्लॉट करें। तो ये सपोज करें एक्स एक्सिस है, जो कि टाइम एक्सिस कह सकते हो या एन एक्सिस कह सकते हो आप, सैंपल एक्सिस। तो ये कुछ ऐसे होगी, सब जगह पे 0 रहेगी। ये जब n इक्वल टू 0 आएगा वहां पे ये 1 होगी, और फिर उसके बाद ये 1 रहेगी, ऐसे। तो अगर यहां से हम देखें कि ये कौन है, फिर है तो ये भी यूनिट सैंपल सीक्वेंस, लेकिन ये देखने में कैसी है। तो इसकी बात एक आप याद रखें, ऐसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकती है पैदा ये, कि जब बीच वाली चीज 0 हो, यानी आर्गुमेंट, अगर उसका आर्गुमेंट 0 हो, जैसे इसका आर्गुमेंट 0 है, जब यानी जब n इक्वल टू 0 है, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 0 के ऊपर खुद की वैल्यू कितनी है इसकी 1। ठीक है, तो इसलिए जब बीच का आर्गुमेंट 0 होता है तो वो जो है आपके पास उसकी वैल्यू, यानी जो आपके पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस है उसकी वैल्यू है 1 उस टाइम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि ये स्टेप जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पे इसका आर्गुमेंट 0 होगा। तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा, यानी n-1 जहां 0 होगा, तो वो कहाँ पे 0 आएगा, n इक्वल टू 1 के ऊपर। तो ये सीक्वेंस जो है n इक्वल टू 1 के ऊपर 1 है, और ये वहीं से स्टार्ट होती है। तो इसको अगर प्लॉट करें, मैं इसके नीचे ही प्लॉट कर देता हूँ इसको जस्ट समझाने के लिए। तो ये वाला पॉइंट तो दोनों का मान लिया कॉमन है, ये n इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट n इक्वल टू 1 है। तो अगर ये वाला पॉइंट n इक्वल टू 1 है, तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे आके 1 होती है, यहाँ 1 है, और उसके बाद ये 1 ही रहती है, एंड सो ऑन, ये 1 रहती है, और इन सब पॉइंट्स पे वो 0 रहती है। अब उन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों को हम डिफरेंस कर दें, यानी इस वाली में से ये वाली घटा दें, तो आप देखें क्या मिलने वाला है। आप घटाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे ये तो कोरस्पॉन्डिंग 1 है, सभी जगह कोरस्पॉन्डिंग 1 है, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के, यानी यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, बाकी तो सब जगह के ऊपर दोनों के दोनों जो है 1 ही है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो सब जगह 0 आने वाला है। तो आपको मिलेगा सभी जगह पे इधर 0 0 0 0, और यहाँ तो 0 में से 0 माइनस करेंगे हमेशा,
तो 0 ही मिलने वाला है, लेकिन इस पॉइंट पे 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 1 मिलने वाला है। तो आपको इस तरह की सीक्वेंस मिलने वाली है, और इस तरह की जो सीक्वेंस है वो कौन है, वो है डेल्टा एन, यानी यूनिट सैंपल सीक्वेंस। तो इसलिए आंसर आएगा यूनिट सैंपल। इसलिए जब भी आप इस तरह माइनस करते हो, यानी कि जब भी एक स्टेप फंक्शन में से, यूनिट स्टेप फंक्शन में से एक शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन को माइनस करते हो, तो आपको मिलती है एक यूनिट सैंपल सीक्वेंस। तो वैसे आप देखें इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होती है, यानी इसका स्टेप यहां से स्टार्ट होता है n इक्वल टू 0 से, इसका स्टेप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। ये ऐसे लग रहा है देखने में कि आपने इस वाली सीक्वेंस को एक जो है धक्का राइट की तरफ मार दिया है, यानी कि एक पॉइंट राइट की तरफ इसको खिसका दिया है। इसलिए माइनस करने का मतलब है सीक्वेंस को या सिग्नल को राइट की तरफ एक पुश देना, एक सैंपल से पुश देना। ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा माइनस होगा यहाँ पे, तो एक यानी -1 है, यानी एक यूनिट, एक सैंपल जो है राइट की तरफ धकेलना। अगर n-2 होता तो 2 पॉइंट राइट की तरफ धकेलना, और अगर n-k होता तो k पॉइंट राइट की तरफ धकेलना। तो इसलिए ये तो राइट की ओर शिफ्टिंग है। तो राइट की तरफ शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, तो राइट की तरफ शिफ्टिंग जो आपके पास होगी, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो तो डिलेड है। तो ये सीक्वेंस डिलेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से चल रहे थे तो चलते हुए यहाँ पे 1 पहले आ जाता, और आपने क्योंकि n-1 वाली जो सीक्वेंस है वो एक स्टेप आगे से स्टेप आएगा उसका, तो इस कारण से वो 1 आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, डिलेड यानी थोड़ी देर के बाद नजर आएगा। तो ये एक डिलेड सीक्वेंस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्लस हो, अगर ये un+1 हो। ठीक है, तो इस तरह की सीक्वेंस देखने में कैसी लगेगी कि एक धक्का आपने जो है लेफ्ट की तरफ लगाया। तो अगर हम कोई सीक्वेंस अगर ऐसे है, ये कोई सीक्वेंस है, मान लिया ये कोई ऐसे सीक्वेंस है, इसको एक धक्का इधर को लगाने का मतलब है कि आपने जो है उस सीक्वेंस को एक धक्का इधर थोड़ा सा पहले से स्टार्ट होगी, वो एक सैंपल पहले से स्टार्ट होगी। इसलिए प्लस करने का मतलब है आप लेफ्ट की तरफ धक्का लगाएंगे इसको, और माइनस करने का मतलब है राइट की तरफ धक्का लगाएंगे। तो अगर आप इसको डिलेड सीक्वेंस बोलते हैं तो उसको हम जो है क्या बोलेंगे, एडवांस। एक चीज डिले है, एक एडवांस है, तो ये एडवांस होगी, ये एडवांसमेंट है। लेफ्ट की तरफ धकेलना एडवांसमेंट है। तो इसलिए यानी वो पहले आपके पास चीज आ जाएगी, यानी जो चीज फ्यूचर में हैपन होनी थी वो पहले हैपन होने लगेगी एडवांस में। ठीक है, और डिलेड में कि जो चीज आपके पास प्रेजेंट में हैपन होनी थी वो फ्यूचर में हैपन होगी। तो ये इसकी थोड़ा बेसिक है कि जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एडवांस क्या है ये आपके पास में, डिलेड सीक्वेंस क्या है, तो ये इस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, u of n is equal to sigma minus infinity to n डेल्टा ऑफ k। ये प्रूव करना है कि अगर हम ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, है कौन कौन ये, तो ये तो डेल्टा k है यानी यूनिट सैंपल। तो ये कह रहा है कि अगर हम बहुत सारे डेल्टा k की वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें, कहां तक, -∞ से लेकर n तक, तो जो आंसर आएगा वो यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सीक्वेंस आ जाएगी। हमें प्रूव करना है। देखें कैसे, यहाँ पे मैं k की जब थोड़ी सी वैल्यू रख के दिखाता हूँ कि k की मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, मान लिया -2, ऐसे -∞ से स्टार्ट करना है आपको रखते हुए, लेकिन मैं थोड़ी सी रखता हूँ, मान लिया -2 चलो रख देता हूँ। तो यानी कि मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा ऑफ -2। तो डेल्टा ऑफ -2 क्या आएगा, तो हम पीछे बढ़ चुके हैं कि ये जो सीक्वेंस है डेल्टा, यानी कि जो यूनिट सैंपल सीक्वेंस है, ये n इक्वल टू 0, यानी 0 के ऊपर तो ये 1 होती है, बाकी सब जगह पे 0 होती है। तो इसलिए डेल्टा -2 के ऊपर वो 0 ही होगी, -3 के ऊपर भी 0 होगी, एंड सो ऑन। और लेकिन हम दूसरी तरफ चलें, -1 के ऊपर ये भी 0 होगी, उसके बाद 0 के ऊपर 1 आएगी, और 1 के ऊपर जो है ये 0 आएगी। ये तो इसकी बात है। यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं k की डिफरेंट वैल्यू रखूं, यानी इसको एक्सपेंड करूं, तो आपको कुछ इस तरह नहीं मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज छोड़ दो शुरू की, क्योंकि -∞ से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते चीजों को।
तो ये प्लस डेल्टा, चलते चलते मान लिया -2 प्लस डेल्टा -1 प्लस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस 1, कुछ इस तरह का है। तो आपको पता है कि सिर्फ जो है इस वाली चीज को छोड़ के, इस वाली चीज को छोड़ के, अच्छा आपको जाना कहां तक है, आपको जाना n तक है। अब n जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब n जैसे कि अगर आप n की वैल्यू यहां पे लेते हैं, लेट्स से 2, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो आपको 2 तक जाना पड़ेगा, ठीक। और अगर n की वैल्यू लेते हैं मान लिया नेगेटिव में, यहाँ पे अगर n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो फिर आप माइनस तक ही रहते, लेट्स से -1 लेते चलो तो आप यहां तक आते। तो यहां से -∞ से लेकर -1 तक आते आते कहीं पर भी 1 आपको नजर ना आता, डेल्टा की वैल्यू कहीं पर भी 1 नजर ना आती, इसलिए सबका जो समेशन था 0 आने वाला था। तो समेशन 1 कब बन जाएगा, अगर आप जो है n की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर n की वैल्यू मान लिया 1 लेते हैं, तो हम अभी मैंने प्रूव किया कि अगर आप n की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो हमेशा समेशन का जो आंसर है वो 0 आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू जो है आप 0 लेते हैं तो आंसर जो है आपके पास यानी समेशन जो है 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सैंपल जो है 1 आने वाला है, क्योंकि डेल्टा 0 ही जो है 1 होता है। लेकिन अगर n की वैल्यू जो है 2 लेते हैं तो भी डेल्टा 0 तो रास्ते में रह चुका होगा, वो 1 हुआ था तो वो तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए बाकी जगह बाकी चीजें सब 0 हैं। तो इसलिए आंसर हमेशा जो है इसका अगर आप इसकी वैल्यू यानी अब जब भी जो है n की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे, यानी कि 1 2 3 4 0 से लेकर आगे कुछ भी लोगे, तो हमेशा जो आंसर है आपके पास में वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि रास्ते पे कहीं ना कहीं वो n जो है 0 हुआ था जहां पे, तो वहां पे उसकी वैल्यू 1 बनी थी, बाकी सब जगह पे 0। ओके, तो इसलिए जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहीं पर भी ले लें तो आंसर आपके पास 1 आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखें कि ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि जब n इक्वल टू 0 है तो 1 है, ये 1 है, और जब n ग्रेटर देन 0 है तो भी 1 है, लेकिन जब n लेस देन 0 है तो 0 है। तो ये किस तरह की सीक्वेंस है, ये तो आपके पास जो है यूनिट स्टेप ही है। तो इसलिए अगर आप बहुत सारे इम्पल्सिस जो आपके पास फंक्शंस हैं या यूनिट सैंपल जो फंक्शंस हैं या यूनिट सैंपल सीक्वेंसेस हैं उनको जोड़ें तो आपको जो है क्या मिलता है, यूनिट स्टेप फंक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी का ही छोटा सा एक वेरिएशन है इसी क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन में यहां ऊपर जो है मैं पुट कर देता हूं -∞ 0 से लेकर वहां गया, यानी कि 0 से लेकर 0 टू इन्फिनिटी, अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी कर देता हूं तो तब भी ये आंसर इतना ही आएगा। देखते हैं जरा कैसे, और थोड़ा सा इतना नहीं, थोड़ा सा इसको मैं यहां भी वेरी करना पड़ेगा मुझे, और यहां पे रख देता हूं मान लिया मैं उस n को n माइनस के, और दिस इज k इज इक्वल टू 0 टू, ये मान लिया इस तरह का क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि n की वो वाली वैल्यूज, मान लिया n इज लेट्स से लेस देन 0, मैं जब n लेस देन 0 है तो उस टाइम स्टडी करते हैं कि क्या होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, u ऑफ n इज इक्वल टू, क्योंकि n जो है लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में तो सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा, यहाँ पे n जो है लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आपके पास ये नेगेटिव यानी n की वैल्यू जैसे अगर -3 है, ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो ये समथिंग माइनस में आएगी जो भी आपने n की वैल्यू ली होगी, और -k, ठीक है। तो इसलिए k की वैल्यू तो पॉजिटिव है हमेशा, k की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए k पॉजिटिव रहेगा, तो k और नेगेटिव तो साथ में लगा ही है माइनस, और शुरू में भी एक उसके जो है नेगेटिव नंबर आया है, तो दो नेगेटिव नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू जब भी आप नेगेटिव आर्गुमेंट के ऊपर निकालोगे तो हमेशा 0 ही आना है, तो इसलिए आपका उस कंडीशन में आंसर 0 आने वाला है। तो इस कंडीशन में तो हो गया कि 0 आएगा। ओके,
दूसरी बात कि अगर आप n इक्वल टू 0 के ऊपर निकालोगे तो इस इक्वेशन को अगर n इज इक्वल टू 0 के ऊपर सोल्व करें तो n इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगी ये, तो लिख लेते हैं k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा n की वैल्यू 0 रख दीजिए तो माइनस k आ गया सिर्फ। ओके, तो अब क्योंकि k तो पॉजिटिव है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बीच का आर्गुमेंट हमेशा ही क्या आएगा, बीच का आर्गुमेंट हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के ऊपर वैल्यू हमेशा ही जो है 0 आएगी, तो उस टाइम भी आपके पास ये 0 आने वाला है, उस टाइम भी ये 0 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 बनेगी। लेकिन अब मैं वो वाली कंडीशन लेता हूं जब k आपके पास पॉजिटिव हो, k इज पॉजिटिव, k नहीं आपके पास जो है ये n, जब n पॉजिटिव हो यानी n इज ग्रेटर देन 0, तो वो वाली कंडीशन जब n इज ग्रेटर देन 0 हो तो जब n ग्रेटर देन 0 होगा, एक एग्जांपल के लिए आप ले लो कि मान लिया जो है n 3 है, ऐसे ही एग्जांपल लिया मैंने कोई, तो n 3 है तो ये माइनस k रहेगा यहाँ पे और शुरू में सिग्मा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि k की वैल्यू तो आपको 0 से स्टार्ट करनी है, इन्फिनिटी तक जाना है, तो एक k रास्ते में ऐसा जरूर आएगा कि जहां पे इसका आर्गुमेंट 0 बनने वाला है, तो जब भी इसका आर्गुमेंट 0 बनेगा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है n की वैल्यू जो मर्जी पॉजिटिव ले लो, तो आपके पास इसका आर्गुमेंट हम एक पॉइंट पे 0 जरूर बनेगा, तो जब भी इसका आर्गुमेंट 0 बनेगा आंसर 1 आएगा, यानी उन सभी कंडीशंस में इसका आंसर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो वो 1 रहने वाला है, तो आपको पता है कि राइट साइड पे यानी कि ओरिजिन के राइट साइड पे यानी y एक्सिस के राइट साइड पे या इवन y एक्सिस भी इंक्लूड करते हुए जब भी कोई सीक्वेंस जो है 1 रहे लेकिन उससे पहले नेगेटिव वैल्यू के ऊपर वो 0 रहे, तो उसको हम जो है यूनिट सैंपल सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये भी प्रूव हो गया कि आपके पास ये इसके बराबर पॉसिबल है उसको करना। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर मैं जैसे समझाने के लिए यहाँ पे आपने सिग्मा किया है, सिग्मा किसका किया है, आपने सिग्मा किया है बहुत सारे इस तरह की वैल्यूज का, यानी बहुत सारे फंक्शंस का। ये फंक्शन कैसे हैं, ये डिलेड हैं, ये कैसे है, क्योंकि माइनस के आता है और के हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी पीछे वाले हमने न्यूमेरिकल में किया था कि इस तरह की सीक्वेंसेस जो कि -2 -3 वगैरह वगैरह आती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सारी सारी कहलाते हैं डिलेड। तो ये बहुत सारी डिलेड सीक्वेंसेस हैं जिनको आपस में ऐड किया गया है। तो इसलिए बहुत सारी जब डिलेड सीक्वेंसेस किसकी, यूनिट सैंपल की, यूनिट सैंपल बहुत सारे डिलेड अगर हों उनको ऐड किया जाए तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आएगा एक यूनिट स्टेप फंक्शन वाला, यानी यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो इसके साथ में आपके पास जो न्यूमेरिकल ज्यादातर जो है पेपर में आते हैं इस वाले पोर्शन से वो लगभग पूरे हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके पास सिस्टम्स, जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं, और एक नया आपको लाइफ का आइडिया मिलेगा, एक नई डायरेक्शन डायमेंशन में जाने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक की बातें काफ़ी बेसिक थी, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कम्प्लेक्सिटी चीज़ों की बढ़ जाएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।